जय हिंद। आज इस हमारा पीवाईक्यू की कड़ी में अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूथ कंपटीशन की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो लोअर पीसीएस में परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम लोग कंप्यूटर की पीवाईक्यू से संबंधित जो है क्लास करेंगे दोस्तों। उसमें हम लोग इसको बेसिक और ट्रिक दोनों के माध्यम से अच्छे से कवर करेंगे, जिससे हमारा जो है सिलेबस अच्छे से तैयार हो। और पीवाईक्यू से बड़ी चीज़ कोई होती नहीं दोस्तों, इसको पढ़ने से एग्जाम में 80 से 85% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवैक यहाँ से पकड़िए, यूनी वी तक। तो यूनी वी से यूनिवर्सल हो गया, ए से क्या हो गया ऑटोमेटिक हो गया, सी से क्या हो गया कंप्यूटर हो गया। तो यूनिवर्स में यूनिवैक का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है इसका पूर्ण रूप। यह दुनिया के शुरुआती व्यावसायिक कंप्यूटरों में से एक था। इसे रेमिंगटन रैंड द्वारा विकसित किया गया था। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, रेमिंगटन रैंड को, यूनिवैक को जिन्होंने विकसित किया था। तो रैंड से क्या हो जाएगा हमारा रंडुआ। तो इस यूनिवर्स में ना दोस्तों रंडुओं की कमी नहीं है, इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। तो यूनिवैक को आविष्कारक कौन है, तो रेमिंगटन रैंड से क्या हो जाएगा रंडुआ। तो इस यूनिवर्स में रंडुओं की कमी नहीं है। तो यूनिवैक जो है दोस्तों उसका आविष्कारक कौन है हमारे, रेमिंगटन रैंड साहब। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड ISCII भारतीय भाषाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कोड निरूपण का उपयोग करता है। तो कौन से कोड का उपयोग करता है दोस्तों, 8 बिट का। तो सूचना के लिए दोस्तों, खास करके किसके लिए दोस्तों, सूचना के आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड 8 बिट भाषा का प्रयोग करता है। कौन से कोड का, 8 बिट का। अब इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, जहां 8 बेटा बेटी हैं, जिसके बिट से क्या हो जाएगा बेटा बेटी, जिसके 8 बेटा बेटी हैं उसे सूचना की कोई कमी है नहीं दोस्तों, 8 तरफ से उसके बच्चे ला करके उसको सूचना दे रहे हैं। तो सूचना आदान प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड ISCII, इसका पूरा नाम है क्या दोस्तों, तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म भी याद रखिए दोस्तों, ये आता है पेपर में। द इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ISCII का पूर्ण रूप है दोस्तों। सूचना के आदान प्रदान के लिए 8 बिट का प्रयोग होता है। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क इकाई LALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूर्ण रूप है, क्या करती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंक गणित और बूलियन लॉजिकल गणना करती है। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, बुलाने के लिए हम लोग दोस्तों कंप्यूटर जो अंक गणित का नंबर का प्रयोग करते हैं नहीं, जैसे किसी को अगर हो गया कहते हैं कि 2 लोगों को बुला दो, 5 लोगों को बुला दो, तो बुलाने के लिए तो अंक गणित तर्क इकाई किसके लिए दोस्तों, बूलियन लॉजिकल गणना करती है। बूलियन लॉजिकल गणना करती है, बुलाने के लिए अंक गणित का हम लोग उपयोग करते हैं। 2 लोगों को बुलाओ, 3 लोगों को बुलाओ, तो बूलियन लॉजिकल गणना अंक गणित तर्क इकाई पर करती है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अच्छा इसका हम लोग देख लेते हैं। अंक गणित तर्क इकाई ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यूनिट अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग और बूलियन लॉजिकल गणनाएं जैसे AND OR NOT नॉट करती है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसर का वह घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह CPU के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको भी कैसे ट्रिक से हम लोग याद करेंगे दोस्तों, जॉन वॉन न्यूमैन, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कोई भी आर्किटेक्चर अगर आप लेने जाते हैं दोस्तों तो बोलेंगे न्यू आर्किटेक्चर दिखाओ मेरे को, न्यू आर्किटेक्चर, ये नहीं न्यू आर्किटेक्चर दिखाओ, आइए नहीं अच्छा लग रहा है कोई नया आर्किटेक्चर दिखाओ। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे कि न्यूमैन आर्किटेक्चर के विकास करता है न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो है विकास करता है दोस्तों जॉन वॉन न्यूमैन। अगला एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नहीं दोस्तों एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नहीं दोस्तों, ये आधुनिक कंप्यूटर के वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ माने जाते हैं। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को दोस्तों। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट को बाकमैन और कार्ड ने विकास किया था। डेटाबेस मैनेजमेंट को बाकमैन और कार्ड ने डेटाबेस मैनेजमेंट का विकास किया था। अच्छा अगला है हमारा जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। अगर सर्किट कहीं है, शॉर्ट सर्किट कहीं पर भी है तो आदमी को किल कर देती है भाई, आदमी को क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी जैक किल्बी के द्वारा विकास की गई थी, जैक किल्बी के द्वारा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, WWW वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी, टिम बर्नर्स-ली। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन को। आगे और भी शानदार आपको ट्रिक मिलने वाली है।
अगला क्वेश्चन हमारा 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का पूरा नाम है दोस्तों, आईबीएम का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? तो दोस्तों जो फोरट्रॉन है ना, फोरट्रॉन, अच्छा यहाँ पर भी देखिए 1954 लास्ट का 4 पकड़िए, और यहाँ 4 का भी 4 में 4 भी होता है, ठीक है, 4 में क्या होता है, 4 होता है। तो इसका विकासकर्ता कौन थे? जॉन बैकस और उनकी टीम। तो इसकी ट्रिक कितनी शानदार बनाएंगे दोस्तों, बकवास नहीं, फोरट्रॉन मतलब विकसित किया है, बकवास नहीं करना मेरे सामने, मैंने फोरट्रॉन विकसित किया है। तो ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक से, बकवास से क्या हो जाएगा, जॉन बैकस, बकवास से क्या हो जाएगा, जॉन बैकस नहीं, फोरट्रॉन विकसित किया हमने, फोरट्रॉन 1954 में फोरट्रॉन विकसित किया जॉन बैकस और उनकी टीम ने। वर्ष 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम के बैकस और उनकी टीम ने फोरट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया। यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा था। अगला क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, इस 16 साल के लड़के ने हैक कर लिया, बहुत जगह आप लोगों ने खबर सुना होगा, ये एक छोटा सा बच्चा 16 साल का है, उसने हैक्स लगा लिए कंप्यूटरों में, बड़े बड़े बैंकों के कंप्यूटर को हैक्स कर लिए। तो हेक्साडेसिमल किस नंबर का है दोस्तों, 16 नंबर का। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, 16। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, 16, कि एक 16 साल के लड़के ने बड़े बड़े कंप्यूटर को हैक कर लिया है। तो कितनी शानदार है दोस्तों, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए अंक 0 से 9 तक और अक्षर ए से एफ तक, जहां ए बराबर 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ऐसे ए बराबर 15 तक है। अगला, पहला दूर संचार उपकरण था, तो इसको हम लोग जानते हैं टेलीग्राफ था दोस्तों। भारत में डाक एवं दूर संचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई दोस्तों, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू की गई दोस्तों। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? तो पोस्ट का अर्थ क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा दोस्तों, वो ये चेक करेगा दोस्तों कि उसके हार्डवेयर वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत दिखती है दोस्तों, तो क्या करता है दोस्तों, एक मैसेज टाइप का देता है छोटा सा, या फिर एक बीप की साउंड प्रदर्शित करता है कि बीप मारता है कि यहाँ पर ये फॉल्ट है। तो पोस्ट का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का क्या हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया? तो अपना जो कोलकाता है ना दोस्तों, वहाँ पे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर प्रतिस्थापित किया गया वर्ष 1952 में। कब किया गया, 1952 में। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई। इस ISI में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन, डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या है? तो डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या हो सकता है, कोई फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, मतलब इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि मतलब डेटा की हानि। डेटा का बैकअप ना होना क्या संभावित परिणाम हो सकता है कि डेटा की हानि हो चुकी है। डेटा का बैकअप लेना मतलब अपने जरूरी डेटा की एक प्रतिलिपि किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। यदि बैकअप नहीं लिया गया और कंप्यूटर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए लॉस हो जाता है, हो सकता है। इसलिए बैकअप ना लेने का सबसे बड़ा और संभावित परिणाम है कि डेटा हानि। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो अपना जो डिजिटल कंप्यूटर में के पद्धति पर कार्य करता है दोस्तों कैलकुलेटर में लिखा होता है 1 2 3 जोड़ने घटाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो इसको क्या नाम दिया गया दोस्तों, परम कंप्यूटर में। अच्छा, इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, परमात्मा से बड़ा कोई हो सकता है? सबसे पहले पे है परमात्मा, ठीक है, उसके बाद दुनिया है, उसके बाद हम लोग हैं, तो परमात्मा फर्स्ट पे है। तो उस प्रथम सुपर कंप्यूटर को परमात्मा के नाम पे परम नाम दिया गया। परम को ही सुपर कंप्यूटर, मतलब भारत का पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर परम, इसको परमात्मा से ट्रिक से याद कर लेंगे। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। वर्ष 1991 CDEC पुणे द्वारा बनाया गया है। आदित्य भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो 1956 से लेकर 1963 तक देखी गई थी कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी, ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर डिवाइस। पहले कंप्यूटर में फर्स्ट पीढ़ी में क्या होता था? निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, लेकिन दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, ये ट्रांजिस्टर को आविष्कार करके शॉक हो गए थे एकदम कि ये तो वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया, इतना अच्छा चीज़ है ट्रांजिस्टर। तो विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रेटन, इन तीनों ने मिलकर किया था कि विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रेटन ने किया था, ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। वर्ष डेढ़ वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1965 से 1971 जो है ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल था। और इसमें जो है दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ या आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब हम लोग पांचों पीढ़ी जो कंप्यूटर की इसको देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन में क्या था दोस्तों? 1942 से 1955 फर्स्ट जनरेशन था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे वाले में क्या था? 1955 से 1964 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरे वाले में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गई थी दोस्तों 1964 से 1975 तक। और चौथे वाली पीढ़ी में क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर आ गया था 1975 से 1989 में। और फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक है दोस्तों। यहाँ पर ढेर सारी जो है अपना वो परिपथ आ गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज, हम लोगों ने लाखों बार पढ़ा है दोस्तों इसको, बल्कि हजारों बार पढ़ा होगा, सॉरी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा 1837 में विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना जाता है, और विश्लेषणात्मक, जिसको एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं, में एक अंकगणितीय तर्क इकाई मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में स्वागत किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए, तो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में कौन कर सकता है? तो हाइब्रिड ही कर सकता है हमारा दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर कर सकता है एनालॉग को डिजिटल में। अगला, डेटा कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या, जहां द्विआधारी आ जाए, बाइनरी नंबर आ जाए, वहां डिजिटल तुरंत आंख बंद करके लगा देना है दोस्तों। द्विआधारी संख्या कौन कौन सी है? वो द्विआधारी संख्या 0 और 1 है, 0 और 1 है। अगला क्वेश्चन है, 1943 में जे.डब्ल्यू. मोचली और जे. प्रेस्टर इकर्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो इनिएक कहा गया। इसकी ट्रिक कितना शानदार है दोस्तों कि इनका एक तो हाथ कट गया और दूसरे पैर में मोच भी मतलब लग गई, मोच भी आ गई। तो इसके आविष्कारक कौन है? किसके? इनिएक के। तो जॉन विलियम मोचली और जे. प्रेस्पर एकर्ट। अब मोचली से मोचली याद रखेंगे दोस्तों, और इसको एकर्ट से कट गया, देखो एकर्ट और मोचली, इसको ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसकी ट्रिक आप लोगों को अच्छे से पकड़ पाएंगे कि इनका से क्या हो जाएगा? इनिएक। इनका एक तो हाथ कट गया, कट से क्या हो जाएगा? इकर्ट। कट से क्या हो जाएगा? इकर्ट। और पैर भी मोच खा गया, मतलब पैर भी मोच खा गया, तो मोचली से मोच से क्या हो जाएगा? मोचली हो जाएगा। तो इनका एक तो हाथ कट गया, दूसरे पैर भी मोच खा गया। इसे ट्रिक याद कर लेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा इनिएक के आविष्कारक जॉन एकर्ट, जॉन मोचली और प्रेस्पर एकर्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा इसको जो है ना, इनिएक का पूरा नाम भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया और 1946 में आविष्कार पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं मशीनी स्तर की भाषा है मूल भाषा कंप्यूटर की, ठीक है। और यह 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है, 0 और 1। अगला क्वेश्चन है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा किसने आधुनिक कंप्यूटरिंग को बहुत प्रभावित किया? सबसे पहले आर्किटेक्चर नाम याद आते ही दोस्तों हमको नया आर्किटेक्चर चाहिए, वो वाली ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि हमको कोई नया आर्किटेक्चर दिखाओ, तो न्यू आर्किटेक्चर। तो जॉन वन न्यूमैन, इसमें आंख बंद करके मार ही देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वन न्यूमैन ने प्रस्तावित की थी। इसे वन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यह आधुनिक कंप्यूटर्स के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव कौन सी है? पांचवी पीढ़ी मतलब 1989 से अब तक के जो कंप्यूटर हैं उनकी नींव हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। हम लोग जानते होंगे AI से आजकल क्या नहीं होता, हर कुछ होता है, हर चीज होता है AI से। अगला क्वेश्चन है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? पास्कलाइन को।
क्या कहा जाता था? पास्कलाइन। इसके आविष्कार कौन है? तो ब्लेज पास्कल जो है 1942 में, सॉरी 1642 में इसका आविष्कार किया था पास्कलाइन का। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ब्लेज पास्कल के द्वारा पास्कलाइन का आविष्कार, जिसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यांत्रिक है कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर पास्कलाइन। अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा है दोस्तों। असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल कंप्यूटर की तो ये दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुई थी असेंबली लैंग्वेज दोस्तों। कब, किस पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया तथा इसका विकास जो है विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, अच्छा दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय टेप का, और पहली पीढ़ी में किसका? चुंबकीय ड्रम का। पहली पीढ़ी में चुंबकीय ड्रम, दूसरी पीढ़ी का नाम आया तो चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था मेमोरी के तौर पर। अच्छा, वर्तमान पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में भाषा का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्तमान जो है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो डिजिटल है, हाइब्रिड है, एनालॉग है, रिमोट कोई कंप्यूटर है? नहीं दोस्तों, रिमोट कोई कंप्यूटर नहीं है। तो ऑपरेशन के आधार पर तीन ही प्रकार होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है एनालॉग। तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत घरों में देखा जा सकता है, जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण रखते हैं। जबकि डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं। अन्य तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं। और हाइब्रिड जो होते हैं ना दोस्तों, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होते हैं, हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक? नाम सुनते ही दोस्तों चार्ल्स बेबेज को मार देना है तुरंत। आधुनिक कंप्यूटर का जनक 1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन को, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। अच्छा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेड डेस्क का प्रयोग किया जाता था। हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा दोस्तों, निर्वात वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी में। दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तीसरी में IC चिप का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में ENIAC नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण हैं निर्वात नलिकाओं का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग। ये आ गया ना पहली पीढ़ी का ड्रम का प्रयोग। अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डेस्क पर आधारित थी, तो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है दोस्तों। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डेड्डेस में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तो पुणे में स्थापित किया गया दोस्तों। कहाँ पर? हमारा पुणे में। भारत का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया गया है। प्रत्यूष भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे ना तो एरावत PSAI है। वर्तमान में कौन सा है? एरावत PSAI है। सीडेक पुणे में ये भी स्थापित किया गया दोस्तों। इसकी जो है ना दोस्तों स्पीड वो 13.17 पेटाफ्लॉप्स है। इसकी स्पीड 13.17 पेटाफ्लॉप्स है, एरावत PSAI। और अगर पूछे कि विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इल कैपिटॉन अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो है ना दोस्त स्पीड है दोस्तों 1.74 एक्साफ्लॉप्स है, 1.74 एक्साफ्लॉप्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में प्रस्तावित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रश्नकाल के टाइम का ये 2018-19 में पूछा गया था। तो प्रत्यूष जो है ना उस टाइम का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, लेकिन वर्तमान में एरावत PSAI है, जिसकी जो है स्पीड दोस्तों 13.17 पेटाफ्लॉप्स है। अगला क्वेश्चन है, कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर ही है वो जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है, कंप्यूटर ही है। अगला, कंप्यूटर का जनक बार बार क्वेश्चन आ रहा है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बनाने वाला का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो इसको कैसे ट्रिक से बात करेंगे दोस्तों? कंप्यूटर बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय को कैसे ट्रिक से याद करेंगे? अरे वाह कितना अच्छा चीज़ बना दिया तुमने, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। कंप्यूटर को देख करके आदमी क्या बोला? अरे वाह कितना अच्छा चीज़ है। तो अरे वाह से आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों प्रयास था, आयोवा विश्वविद्यालय के द्वारा। कौन सा विश्वविद्यालय? आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके छात्र क्लिफोर्ड बेरी द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ABC की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर कहा जाता है। 1937 से 1942 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था, और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान ऐतिहासिक साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसको कैसे ट्रिक से हम लोग ध्यान से देखते हैं दोस्तों। अपोलो गाइडेंस
कंप्यूटर है AGC अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो है ना, उस गाइड का वजन कितना है दोस्तों, हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, 70 पाउंड है। अपोलो गाइड का वजन कितना है दोस्तों, 70 पाउंड। तो ये हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, वजन 70 पाउंड और आयतन लगभग 1 घन फुट। इसका वजन कितना है दोस्तों, 70 पाउंड और आयतन कितना है, लगभग 1 घन फुट। अच्छा, आज दूसरा हमारा है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, बहुत ही कम है, 64 KB। भंडारण क्षमता कितनी है दोस्तों, 64 KB। भंडारण क्षमता अपोलो गाइडेंस की कितनी है दोस्तों, 64 KB। अब भंडारण क्षमता कम होने के बाद अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण स्थिति, इसकी जाहिर सी बात है, जब भंडारण क्षमता कम है तो बहुत ही स्लो होगी इसकी स्पीड दोस्तों। आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रसंस्करण शक्ति थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। तो हमारा ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्पीड जो है क्या है दोस्तों, मानकों की तुलना में बहुत सीमित थी, कम थे, तो इसकी प्रसंस्करण शक्ति बहुत सीमित, बहुत कम थी। अब मॉडर्न लैपटॉप की बात कर रहा है दोस्तों, जिसमें उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग करता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं और कार्यालय कार्य और गेमिंग आदि कार्य जैसे सामान्य प्रयोजनों के लिए कंप्यूटरिंग कार्यों के लिए सक्षम है दोस्तों आधुनिक लैपटॉप। तो इसका हमारा फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड का ये हो जाएगा, थर्ड का हमारा ये हो जाएगा, फोर्थ का हमारा ये हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे आसानी से ट्रिक से याद कर लिया दोस्तों। बी वाला सही हो गया ऑप्शन हमारा, BADC। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए, भंडारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल युग में किसका उपयोग किया जाता है, लैपटॉप का उपयोग किया जाता है। और लैपटॉप जो है दोस्तों, यह एक पाठ्य पुस्तक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक भौतिक वस्तु है जिसमें सूचना छिपी हुई होती है, ना कि डिजिटल रूप से संग्रहित। टाइपराइटर दोस्तों, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कागज पर अक्षर छापता है, इससे भी डिजिटल डेटा संग्रहण नहीं होता है। ओनली लैपटॉप ही हमारा जो दोस्तों, वो डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए उपयोग होता है लैपटॉप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों, डेटा का भंडारण करना, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति करना दोस्तों कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इसमें देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, पहली जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसमें किसका उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। दूसरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत इंटीग्रेटेड चिप और चौथी पीढ़ी में माइक्रोचिप का उपयोग होता था। तो सूची फर्स्ट में क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हम लोगों ने मिलान कर लिया। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में एकीकृत चिप IC चिप और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर चिप। अगला, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो अपना जो डिजिटल कंप्यूटर है ना दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर, उसमें क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं। वे गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर नियंत्रित डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे वोल्टेज या अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी। तो हम लोग लगभग में पढ़ा है दोस्तों, मैग्नेटिक ड्रम जो है ना, चुंबकीय ड्रम, इसका उपयोग होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुंबकीय ड्रम जब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था दोस्तों। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन सा है। तो एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर दोस्तों। दो मुख्य घटक होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं दोस्तों जो निर्देशों का समूह होते हैं, जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं वो क्या है, हमारे हार्डवेयर हैं, जैसे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। अगला, 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। तो इस टाइम महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी दोस्तों, वो IBM PC पर्सनल कंप्यूटर का परिचय दिया था। IBM ने पर्सनल कंप्यूटर का परिचय दिया था 1981 में। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कंप्यूटर के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 पेश किया। IBM PC कौन सा, 5150 पेश किया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति का शुरुआत का प्रतीक बना। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और इस पीसी में इंटेल 8088 प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद IBM कंपेटिबल पीसी का एक विशाल बाजार बन गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी संख्या का ये 111 4 बार 0 फिर 4 बार 1 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया दोस्तों। जैसे इसको पूरा लिख लेंगे 111 फिर 000 4 बार फिर 4 बार 11। तो एक जो होगा ना दोस्तों, एक को ऐसे लेकर के आएंगे दोस्तों, 1 गुणे 2 की पावर 0 कर देंगे और 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ही आता है। फिर 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3, फिर ये ला करके मतलब ऐसे लाते हुए रहेंगे, ऐसे यहाँ से लाते हुए रहेंगे 0 गुणे 2 की पावर 4 और 0 को किसी चीज़ से भी गुणा करेंगे 0 ही मान आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इसमें समझाया गया दोस्तों, और लास्ट में सबको जोड़ेंगे तो 1807 ही आएगा दोस्तों। अगला, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कैसे हो दोस्तों, 1011 ऐसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1011। तो ऐसे इसको लाना है, ऐसे यहाँ लेके आना है 1 गुणे 2 की पावर 0, फिर 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर 0 गुणे 2 की पावर 2, फिर 1 गुणे 2 की पावर 3।
तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 2 10 1 11 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में भंडारण होता है दोस्तों, तो किस में भंडारण होता है, बाइनरी में 0 और 1 के रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार, माउस का नाम आते ही डगलस का नाम याद आना चाहिए दोस्तों, डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। माउस का पहली बार प्रयोग सर 1973 में जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर में, किस कंप्यूटर में, जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111010 होगा, तो किसका परिणाम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 58 आएगा, और इसका भी मान हमारा कितना है 58 ही है। इसका जो है 111010, तो इस 0 गुणे 2 की पावर 0, इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, फिर ये आएगा 1 गुणे, इसका मान तो हमारा 0 आ गया, इसका मान 1 गुणे 2 की पावर 1, फिर 1 गुणे 2 की इसका मान 2 आ गया, 1 गुणे 2 की पावर 1 2 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इन सबको जोड़ेंगे कितना 8 से 14, 14 4 18, 18 के 8 हासिल 1 3 1 4 1 5, 58 इसका भी मान आ रहा है, 58 इन दोनों को जोड़ने पर भी आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा 58 दोनों बराबर है दोस्तों। ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, इसको भी ध्यान देख लेंगे दोस्तों। द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 101011 देगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, 43 इसका भी मान आएगा, इसका भी मान 43 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, तो बाइनरी नंबर में किसको लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी वाले को लिखा गया है दोस्तों। 0 और 1 का ही प्रयोग होता है बाइनरी संख्या में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव प्रणाली 147 के समतुल्य है, तो हम लोग ऑप्शन से देख लेंगे दोस्तों। 101 ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये समतुल्य है। और इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, दो से फिर काटेंगे, 2 से ही काटेंगे दोस्तों, 2 से 14 2 3 6, फिर 2 जो शेष होगा यहाँ पर लिखेंगे, शेष होगा यहाँ पर लिखेंगे। 2 से काटने पर या तो 0 शेष आता है या तो 1 शेष आता है, 2 ही शेष आ सकता है दोस्तों। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद में यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर लिखेंगे दोस्तों, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे 100100111 ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसका। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 2 ही होती है 0 और 1। अगला है, सभी 26 अक्षरों 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी, तो 26 अक्षर हो गए, 10 प्रतीक हो गए, 10 हमारा संख्या हो गई, कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 2 2 4 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसमें दोस्तों ये 46 हो गया दोस्तों। और इसको 2 की पावर के रूप में लिखेंगे, जैसे 2 की पावर अगर 3 लिख दिए तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, 2 की पावर 4 लिख दिए, मतलब 46 से जो ना दोस्तों 46 से बड़ा या बराबर ही होना चाहिए ये 2 की पावर जो हो। 2 की पावर 4 लिख दे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 लिख दे 16 दूना 32 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 अगर लिख दिए तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो हमारा जो 64 है ना दोस्तों 2 की पावर 6 में आ रहा है, तो ये हमारा है, ये उत्तर हमारा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये समझाया हुआ है दोस्तों, ये 46 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, 64 बड़ा या बराबर होना चाहिए, जबकि 2 की पावर 5 रखने से क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कम हो जाएगा 46 से, इसलिए सही होगा। अगला है, डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक NAND और एक और सी ऑप्शन एक बबल्ड और गेट के समतुल्य होता है, डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है। अगला संख्या इसका का 1s काम कितना है, कॉम्प्लीमेंट पूरक क्या है, पूरक की बात पूछ रहा है। तो पूरक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 लिख देंगे, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख देंगे, फिर जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे 0 लिख देंगे। ये हमारा दोस्तों ये, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है दोस्तों ये, तो ये हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं दोस्तों। CPU की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। कोर में उन सभी घटकों को समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे अंकगणितीय और तार्किक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। आधुनिक CPU में अक्सर कई कोर होते हैं जिससे वे मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन सक्षम कर सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका क्या अर्थ होता है, मतलब कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा, CPU से मतलब आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है, बाकी प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए तैयार है, उसे रेडी अवस्था कहते हैं दोस्तों। अगला, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है, तो क्या रखता है दोस्तों, मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान को मेमोरी डेटा रजिस्टर रखता है दोस्तों। मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान को रखता है। तो ये हमारा खत्म हो गया फर्स्ट वाला चैप्टर दोस्तों। दूसरा वाला चैप्टर अब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।